सुप्रभात साथियों, आप सभी मित्रों को एक बार फिर से शुभ वंदन। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग बातें कर रहे थे भारतीय संविधान की न्यायपालिका से, आज उसी न्यायपालिका से संबंधित हम लोग चर्चाएं करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत में उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार हुआ है, वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और किस प्रकार से न्यायपालिका हमारी कार्य करती है। आइए समय को नष्ट न करते हुए हम लोग चर्चाएं करते हैं। आज उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग ये चर्चाएं कर चुके हैं कि हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है क्या। तो जैसा आप देखते हैं कि राज्यों का तो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन देश का ये सर्वोच्च न्यायालय न होकर के देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के नाम से बुलाते हैं। ये हमारा राज्यों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 214। प्यारे मित्रों, बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन की। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। पहले हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। मित्रों, उच्च न्यायालय के गठन की बात होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि भारत में उच्च न्यायालय जो भी है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। भारत में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन उसमें न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। जैसे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायिक व्यवस्था है। उसमें ये कहा गया है कि वर्तमान में, जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय में जो भारत के 24 उच्च न्यायालय हैं वहां पर न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है, बल्कि वहां के अधिकार, क्षेत्राधिकार के आधार पर, वहां की जनसंख्या के आधार पर, वहां के मुकदमों के आधार पर उनकी संख्या निश्चित की जाती है। यहां ध्यान रखना है कि जो भी संख्या इनकी होती है इसमें एक मुख्य तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश जिसमें आप देखिए स्थिति होती है, गुवाहाटी आपका है और पूर्वोत्तर के जो भी न्यायालय है वहां पर न्यायाधीशों की संख्या 2 या 3 तक निश्चित है। जबकि अधिकतम बात किया जाए कि भारत का वह कौन सा उच्च न्यायालय है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम है। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन पूछा जाए तो आपके हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का न्यायालय आपका इलाहाबाद न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। ये कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा उच्च न्यायालय है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, इसे आप बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कारण कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है। जब जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर मुकदमे अधिक आते हैं, और जब मुकदमे अधिक आते हैं तो उनके निस्तारण के लिए न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो कभी ये पूछा जाए सर्वाधिक संख्या कहाँ की है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। प्यारे साथियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है। प्यारे साथियों, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रक्रिया देखिए होती क्या है कि जो ये न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तथा जिस राज्य में नियुक्ति होनी है उस राज्य का राज्यपाल, किसका, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर के, से परामर्श लेकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह से, जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होनी है उस राज्यपाल की सलाह से तथा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इसकी नियुक्ति होती है। प्यारे साथियों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के लिए भी
वही प्रणाली है, कोलोजियम प्रणाली है, कोलोजियम सिस्टम है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 4 वरिष्ठ न्यायाधीश अर्थात कुल 5 न्यायाधीश की एक पीठ बनती है, एक समिति बनती है। वह समिति ही जिस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करती है उसी की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। अर्थात पूरी तरीके से कहा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वह सर्व स्वेच्छाचारी नहीं होता है, बल्कि इसकी सिफारिश पर, क्योंकि यह सिफारिश जो करेगा वह सरकार के पास और सरकार उसको राष्ट्रपति के पास प्रेषित करती है, और इस प्रकार से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ध्यान इतना रखिएगा कि अभी पूछा जाए कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे सलाह लेता है, तो सलाह लेता हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य में जिस राज्य में उसे नियुक्त कर रहा है उस राज्य के राज्यपाल से, इन दोनों से सलाह लेकर के ही वह उसकी नियुक्ति करता है। आइए, जब न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो दूसरी प्रक्रिया उनकी होती है शपथ की। क्या होती है? शपथ की। शपथ। अब बात आती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? थोड़ा ध्यान रखिए, बातें कंफ्यूज करती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है, कंफ्यूज किसी के पास नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, कभी यह पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वह हाई कोर्ट न्यायाधीश को शपथ दिलाने वाला जो होता है वह उस राज्य का राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। एक बात आप देखिए, जब आप राज्यपाल पढ़ रहे थे तो सेम वही बातें हैं कि जो राज्य के राज्यपाल होता है उसे हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और सेम वही बातें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है, जो संविधान और उसकी रक्षा की शपथ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, शपथ में कंफ्यूजन होता है, ये गलती होने के चांसेस होते हैं, तो हम गलती ना करें। उन गलती को मिटाने के लिए ये चीज होता है कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसे उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। प्यारे मित्रों, शपथ की बात करते हैं इनकी योग्यता। चलिए योग्यता की बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यता होती है। तो पहली बात, जो भी व्यक्ति हो वह भारत का नागरिक हो। पहली बात, वही व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो भारत का रहने वाला, जो भारतीय हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बातें, वह 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, अर्थात वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता, वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अर्थात वह लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में वेदता हो। देखिए साथियों, वास्तविक रूप में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिना भारत के नागरिक हुए कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं रह सकता है। साथ साथ इन 3 शर्तों में से वह एक शर्त को लागू करता हो, या वह 3 शर्तों में से एक शर्त का पालन करता हो। जैसे वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के अधीन
अधीनस्थ न्यायालयों में, क्योंकि आप देखें नियुक्ति कहाँ हो रही उच्च न्यायालय में, तो न्यायाधीश के रूप में कार्य कहाँ किया रहा होगा, अधीनस्थ न्यायालयों में, जिसे आप जिला न्यायालय कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं। या वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक लगातार वो वकालत के रूप में कार्य किया हो, कहां पर करेगा, कहीं पर भी कर सकते हैं, वह उच्च न्यायालय भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है, कहीं पर भी वो 10 वर्षों तक लगातार वकालत के रूप में कार्य किया है, फिर भी उसकी नियुक्ति हो सकती है। या तीसरी बात है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधिवेत्ता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कानून का विशेषज्ञ हो, कानून का जानकार हो, कानून का ज्ञाता हो, विधि विशेषज्ञ हो, विधिवेत्ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्यारे मित्रों, कभी आपको उलझाने के लिए दे देता है ये ऑप्शन, इस प्रकार से ध्यान रखिए। ये तो हमारी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं कौन कौन होती है हमारे सामने होता है। कभी आपको उलझाने के लिए, गलत कराने के लिए प्रश्न आपसे पूछ लेता है। देखिए बहुत मैन्यूट अंतर, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है, और यहां एक ऑप्शन इस प्रकार दे देता है, वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको फैक्ट है कि ये इसकी योग्यता नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न कभी आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है। आप देखिए मामला थोड़ा सा उल्टा हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, इसमें ये नहीं है बल्कि ये है। तो अब सीधे सीधे बातें हैं, जब पूछ लिया गया कि इसमें कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है, तो आप इसको कट कर देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात करते हैं तो वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति दृष्टि में विधिवेत्ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पर ये पॉइंट गलत हो जाती है और ये सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वह 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता है, कानून का जानकार रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। श्योर जी। आइए देखिए, बातें बहुत ही सरल हैं, लेकिन कुछ जटिल बातें होती हैं या कुछ समझने की बातें होती हैं जिसे हमें समझना है। कुछ बातों को हम समझ लेते हैं, हमारा प्रश्न, हमारा टॉपिक बहुत ही सरल हो जाता है। जब भी आप पढ़िए उस समय आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को एक साथ पढ़िए, दोनों में कम्युनिकेट करिए। तो कम्युनिकेट आप करते हैं, जैसे देखिए दोनों की नियुक्ति लगभग एक जैसी, थोड़ा सा अंतर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में पूरा काम समिति को होता है, उसके राष्ट्रपति को होता है, फिर सरकार काम हो जाता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात करते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह जरूरी हो जाती है, ये अंतर है। फिर जब हम लोग योग्यता की बात आती है तो योग्यता में देखिए मात्र एक अंतर दिखाई देता है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उसके लिए 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना अनिवार्य होता है, जबकि उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उसमें वही बढ़कर के 10 वर्ष हो जाता है। दो अंतर, तो ये देखिए पकड़ते हैं। फिर उसकी बात आती है इनकी कार्यकाल, तो थोड़े बहुत जो अंतर है उन्हीं को हम लोग समझे तो दोनों हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा, ज्यादा कुछ उसमें बौखलाहट की जरूरत नहीं है। कार्यकाल की बात करें तो जैसा बताया जाता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश रूप में नियुक्त हो जाता है तो वह लगातार 62 वर्ष तक कार्य करता है। कितने वर्षों तक? 62 वर्षों तक कार्य करता है, अर्थात वह 62 वर्ष की आयु में पदमुक्त होता है। जबकि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 65 वर्ष में पदमुक्त होता है, 3 वर्ष इससे अधिक। यही अंतर है, जहां पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश होगा तो वह अपने पद पर किस समय तक कार्य करेगा? 62 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा, 62 वर्ष। तो इसलिए कभी आप पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है,
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। पद पर नियुक्त होने के बाद वह 62 वर्षों तक कार्य करता है। 62 वर्ष बाद वह सदैव स्वमेव अपने पद से मुक्त हो जाएगा, अर्थात रिटायर हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि यदि 62 वर्ष के अंदर यदि अपने पद को ये छोड़ना चाहता है, अपने पद को त्यागना चाहता है, तो ये अपना त्याग पद किसे देगा? त्याग पद किसे देगा? देखिए साथियों, ध्यान रखिए कि जब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में लोगों ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और वे लोग राष्ट्रपति को त्याग पद देते हैं। लेकिन यहाँ जब उच्च न्यायालय की बात करते हैं, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो अब बात आती है, जो ये त्यागपत्र देगा, उच्च न्यायालय न्यायाधीश से समय के पहले त्यागपत्र देना चाहता है, तो त्यागपत्र किसको देगा? प्यारे मित्रों, बात वही है, जो नियुक्ति करेगा उसी को त्यागपत्र देंगे, अर्थात ये त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अब यहां गलती ना करिए कि आप राज्यपाल लगा दीजिए, नहीं, वो राज्यपाल किसी उसका कोई मतलब नहीं। राज्यपाल को शपथ दे दिया, क्योंकि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल यहाँ पे शपथ तो दिला देता है, लेकिन जब त्यागपत्र की बात आती है तो सीधे त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अब देखिए तीसरी कंडीशन, एक कंडीशन तो होती है कि 62 वर्ष का हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, अपने पद से मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात है वह त्यागपत्र दे देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे, समय से पहले अपने पद से हट सकता है। तीसरी कंडीशन यदि किसी कंडीशन में राष्ट्रपति को वह त्यागपत्र भी नहीं देता है और उसकी 62 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं है, लेकिन उसे यदि हटाना है, उसके पद से मुक्त करना है, तो क्या राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी होता है, वह उसको समय से पहले हटा सकता है या नहीं हटा सकता? तो प्यारे मित्रों, यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं उसे नहीं हटा सकता। जब नहीं हटा सकता तो होगा क्या? इसके लिए वही आरोप जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर लगता है, वही आरोप इसके ऊपर लगाया जाएगा, जिसके हम लोग कहते हैं संवैधानिक कदाचार। क्या कहते हैं? संवैधानिक कदाचार। सिस्टम वही है जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रथा लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग। जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर संवैधानिक कदाचार का आरोप तय किया जाता है। क्या लगाया जाता है? संवैधानिक कदाचार। प्रक्रिया देखिए संवैधानिक कदाचार की क्या होती है, इसमें वही बातें कि संसद के जो दोनों सदन है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ संवैधानिक कदाचार का आरोप लाया जा सकता है। वह आरोप सर्वप्रथम राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उस आरोप को लाने से पहले 14 दिन पहले उक्त न्यायाधीश को सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले उसको सूचना दिया जाएगा कि आपके ऊपर यह आरोप लाया जा सकता है या लाया जा रहा है, और यदि वह आरोप दोनों सदनों से उपस्थित संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद को छोड़ना पड़ता है, अर्थात राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा। यह प्रक्रिया होती है, लेकिन उसका दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है। यदि वह 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है, तो वह अपने पद पर कार्य करता रहेगा, फिर वह उसको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। क्लियर? प्यारे मित्रों, ये देखिए उसका कार्यकाल रहा कि इस तरीके से राष्ट्रपति के माध्यम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करता है, अपना कार्यकाल पूरा करता है और न्यायिक व्यवस्था का जो प्रक्रिया है उसे पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और फिर हम लोग मिलेंगे और आगे बातें करेंगे इसकी शक्ति। धन्यवाद।